ये कहानी लिखी गई है सीनम सिंह की ओर से। बस इतना ही लाई है बहू। ये क्या बस गिनती के 4 गहने? कम से कम कपड़े ही ढंग के दे देते। माफ करना भाभी, हमें तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। इतना सुंदर है हमारा अमित, ऊपर से सरकारी नौकरी भी है। कोई अच्छा घर देकर शादी करते। लगता है लड़की बिल्कुल ही गरीब घर की है। इस तरह की आवाजें कमरे में आ रही थी जिसे नई नवेली दुल्हन रीमा का चेहरा उतर गया। उसे ज्यादा बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा था। तभी कमरे में रीमा की जेठानी अंजू दाखिल हुई। रीमा का उतरा हुआ चेहरा बता रहा था कि वो बहुत आहत हुई है। अंजू उसके पास बैठी और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, रीमा, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे घर वालों ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन इन लोगों को कोई चीज पसंद नहीं आई। ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, तुम इनकी बातों से दुखी मत होना। तुम्हारे घर वाले लाख रुपए खर्च कर भी देते, तब भी इनके दिल में तसल्ली नहीं होती, इसलिए इनको इग्नोर करो। और अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, खुशी का मौका है, चलो मुस्कुरा दो। जेठानी की बातें सुन रीमा को अच्छा लगा और हंस दी। रात में घर में संगीत का प्रोग्राम रखा गया था। सासू माँ कमरे में आई और बोली, बेटा, रात में कोई अच्छी सी साड़ी पहन लेना। इतना कहकर वो चली गई। अंजू वहीं थी। उसने रीमा से पूछा, तुम्हें साड़ी पहननी आती है क्या? नहीं दीदी, मुझे तो नहीं आती। अरे कोई बात नहीं, मैं मदद कर दूंगी। जब मेरी शादी हुई थी ना, मुझे भी नहीं आती थी। अब तो मैं परफेक्ट हो गई हूँ, 2 मिनट में बांध लेती हूँ। इतना कह अंजू हंस दी और रीमा भी मुस्कुरा दी। शाम में अंजू ने रीमा की मदद की और उसको सिखाया भी साड़ी कैसे बांधनी है। रीमा को लगा जैसे उसे जेठानी नहीं, बड़ी बहन मिल गई हो, लेकिन उसे नहीं पता था कि अंजू आज दिन की सांप निकलेगी। आगे जाकर कुछ नए नए ढंग के तमाशे करेगी। रीमा की पहली रसोई में भी जब अंजू ने मदद की तो रीमा के दिल में अंजू के लिए सम्मान और बढ़ गया। अंजू ने बातों ही बातों में सास ससुर और ननद के खिलाफ रीमा के कान भर दिए और रीमा ने भी बड़ी आसानी से यकीन कर लिया। घर में उसके मायके वालों के लिए हुई छोटी सी छोटी बात रीमा को बता दी और ये भी बता दिया कि अमित यानी कि रीमा के पति की पहले भी कहीं सगाई हो गई थी, लेकिन लड़की वालों को इनकी दकियादूनी सोच का पता लग गया तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। ये सुन रीमा हैरान रह गई। सगाई के बाद से ही रीमा और अमित फोन पर बात करने लगे थे। 1-2 बार मिले भी थे, लेकिन अमित ने कभी कुछ बताया नहीं। अब रीमा को ससुराल में सब बुरे लगने लगे थे। उसे लगने लगा था कि बस जेठानी ही उसका दर्द समझती है। इधर अंजू रीमा से मीठी मीठी बातें करती और साथ ही साथ सबकी बुराई करती और रीमा हाँ में हाँ मिलाती और वो भी अपने दिल की 1-2 बातें कह देती। रीमा और ससुराल वालों के बीच दूरियां बढ़ गई थी। रीमा सभी से कटी कटी सी रहती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती। एक दिन अमित ने रीमा से कहा, रीमा, तुम मेरे घर वालों से ज्यादा घुलती मिलती क्यों नहीं हो? बस अपने काम से काम रखती हो। कभी माँ बाबूजी के पास जाकर बैठो, उनसे बात करो। उनके भी अरमान है नई बहू को लेकर। अब बात चली थी तो रीमा ने सोचा कि अमित से पूछ ही लिया जाए कि उनके पहले रिश्ते के बारे में। रीमा बोली, अमित, मैंने सुना है कि आपका पहले भी कहीं रिश्ता हुआ था, लेकिन वो टूट गया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना सुनकर अमित भौचक्का रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि क्या बोले। बस इतना ही बोल पाया कि तुम्हें किसने कहा? किसी ने भी बताया हो अमित, पर कुछ बात तो जरूर है, वो भी बता दूंगा। पर जो कोई भी तुम्हारे कान भरा है ना, उसी के कान टूटा था रिश्ता। कौन भरा है मेरे कान? बड़ी भाभी और कौन? अमित, दीदी के बारे में कुछ मत बोलना। रीमा, तुम अभी आई हो इस घर में, मैं उन्हें कई वर्षों से जानता हूँ। शादी के 2 महीने बाद ही अलग घर में रहने की फरमाइश कर दी थी उन्होंने, इसलिए तो इसी शहर में होकर भी किराए के घर में रहती है। हमारे घर तो वो आती ही नहीं है। जब से शादी हुई है बस तुमसे मिलने आती है।
बाकी सच्चाई छुपती नहीं है, सच सामने आ ही जाता है। तुम्हें भी उनका नेचर समझ में आ जाएगा। अमित, क्या दीदी की वजह से तुम्हारा रिश्ता टूटा था? हाँ, जहां भी बात चलती ये वहीं जाकर घर वालों की चुगलियां करना चालू कर देती। जब मेरा रिश्ता हुआ तब भी ऐसा किया। लड़की वालों ने भी भाभी की बातों में आकर रिश्ता तोड़ दिया। इसलिए जब तुमसे रिश्ता हुआ तो हमने इनको बताया नहीं। अमित की बातें सुन अब रीमा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। रविवार का दिन घर में कीर्तन था। रीमा की ननद और जेठानी भी परिवार सहित आए हुए थे। सत्संग खत्म हुआ तो रीमा ने चाय बनाई और कमरे में दाखिल होने लगे। मोबाइल में रिकॉर्डिंग प्ले होने की आवाज सुनी तो रुक गई। ये आवाज उसी की थी। रीमा जब जेठानी से बात कर रही थी तो जेठानी ने चुपके से उसकी बातें रिकॉर्ड कर ली और वही रिकॉर्डिंग वो घर वालों को सुना रही थी और बोल रही थी, देख लो मम्मी, आपकी बहू ऐसी बातें बोलती है आपके बारे में। रीमा से वहां खड़ा ना हुआ गया और वो रसोई में आ गई। इतना बड़ा धोखा दीदी, पहले मेरा विश्वास जीत लिया, अब ये सिला दिया। क्यों दीदी, क्यों? मैंने तो आपको बड़ी बहन माना, अपने दिल की सारी बातें बता दी बिना सोचे समझे। और ये आपने क्या किया? घर वालों के सामने क्या इज्जत रह गई मेरी? पर अब जो आपने मेरे साथ किया मैं भी आपके साथ वही करूंगी। तभी नीचे से हंसती हुई जेठानी आई। अरे रीमा, चाय बनी कि नहीं? कोई मदद चाहिए तो बताओ। रीमा मन ही मन सोच रही थी। रीमा मन ही मन सोच रही थी, कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? मुंह का इतना मीठा और दिल का इतना काला। कहाँ खो गई? कुछ नहीं दीदी, मैं आती हूँ। चाय देकर आप मेरे साथ यहीं पी लेना। रीमा कमरे में चाय देकर आई और आते समय अपना फोन उठा लाई और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। फिर जेठानी से बातें करने लगी। अंजू, अंजू, घर वालों की बुराई किए जा रही थी, सबको भला बुरा बोले जा रही थी। रीमा ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। रात में जब सब खाने लगे तो रीमा सबको खाना परोस रही थी, लेकिन सास और ननद का मुंह फूला हुआ था। इतने दिनों से दोनों चुप थे, लेकिन आज उससे चुप नहा रह गया और ननद सुप्रिया से बोली, भाभी, आप मुंह पर तो इतनी मीठी हो और पीठ पीछे सबकी बुराई करती हो। तो रीमा बोली, दीदी, मुझसे कुछ गलतियां हुई है, उनके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने बिना सोचे समझे कुछ बोला हो तो माफ करना। तभी सास बोल पड़ी, रीमा, तुमसे ये उम्मीद ना थी। और अंजू की तरफ देखा तो अंजू सास और ननद की हाँ में हाँ मिलाती है। माँ जी, दीदी अक्सर मुझसे चिकनी चुपड़ी बातें करती थी। वह आप लोगों के खिलाफ मुझे भड़काती थी और मैं उनकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करती रही। मैंने इनको अपना हमदर्द मान लिया था, इसलिए जो दिल में होता सब इनसे कह देती। इन्होंने धोखा किया है मेरे साथ। मुझे नहीं पता था कि ये सारी बातें रिकॉर्ड करती है और आपको सुनाती है। रीमा बोली। अंजू ने रीमा की तरफ देखा और बोली, मैंने कब तुम्हें भड़काया? मैं तो घर वालों की बहुत इज्जत करती हूँ। मम्मी जी ये झूठ बोल रही है, इसकी चोरी पकड़ी गई, इसलिए नाहक ही नाटक कर रही है। मैंने तो रिकॉर्ड इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए किया था। अच्छा दीदी, तो ये सुनिए, आपकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए मैंने आपकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। इतना कहकर रीमा ने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, जिसे सुनकर घर के सब लोग हैरान रह गए। बात बिगड़ते देख अंजू फटाफट निकल ली और रीमा ने सबसे वादा किया कि वो ऐसी गलती फिर दोबारा कभी नहीं करेगी। सबने उसे माफ कर दिया। अब रीमा को अक्ल आ गई थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आपको इस कहानी में क्या सीख मिली मुझे कमेंट में जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक कर दिया करो। धन्यवाद। एक चालाक बहू अपने सास और पति को कैसे सबक सिखाती है, आइए जानते हैं इस कहानी में। वर्षा बहू, ये क्या है? पुराना घिसा पेटा सूट पहनी हो? तुम्हारी तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। हमारी इज्जत का ही ख्याल रख लिया करो, हमारे खानदान का। आखिर स्टैंडर्ड तो मेंटेन तुम्हें ही करना है। मम्मी जी, साउथ कॉटन है, 5-6 बार ही पहनी हूँ, फिर मैं घर पर ही पहनती हूँ। कहीं गई तो बदल लूंगी ना। वैसे कहाँ से ली थी ये सूट, जरा हमें भी बताओ। जी, शादी की शॉपिंग रजवाड़ों के क्लॉथ मार्केट से है।
कुछ पहचान की पुरानी दुकानों से खरीदे थे, सस्ते और सुंदर। उन्हीं में से एक है। अच्छा है ना मम्मी जी? वर्षा को लगा कि उसकी सास उसकी तारीफ करेगी। पर ये क्या? हाँ, सड़क छाप। उसकी सास बुदबुदाई। मगर सुनाई तो दे ही रहा था। कुछ कहा आपने? नहीं, कौन हूं मैं बोलने वाली? कहते हुए ग्रीन टी पीने लगी। बहू, ये होटल से आई खाने के पैकिंग के डिब्बे फेंक क्यों नहीं देती? मम्मी जी, मैं साफ कर रही हूँ। इसमें किसी काम वालों को कुछ खाने पीने का आइटम दे सकते हैं। सफर में भी ये ले जा सकते हैं। बेचारी बिना अपनी सास को जाने बोली जा रही थी। सास चहकते हुए बोली, ओह, ये मायके वाले मिडिल क्लास तौर तरीके अब वहीं छोड़ आओ। मेरे घर मत किया करो, मुझे जरा भी पसंद नहीं। और ये तेल की कैन क्यों नहीं हटाई अब तक? मम्मी जी, मैं इन्हें पेंट कर मनी प्लांट लगाऊंगी। सजावट भी, हरियाली भी, आम गुठलियों के दाम। देखो बहू, हम सिर्फ आम खाते हैं, गुठलियां चूस के फेंक देते हैं। एक बात साफ कह देती हूँ, वर्मा खानदान की बहू हो तुम, और ये बचत बचत में नहीं जानती। आखिर स्टैंडर्ड तो मेंटेन तुम्हें ही करना है। और मैं तो तभी समझ गई थी जब तुम्हारे मायके की रसोई में डिस्पोजल के डिब्बे में चाय पत्ती शक्कर रखी हुई थी। एक ढंग का सेट नहीं था डिब्बों का। रूप चा कोल्ड ड्रिंक की बोतल तक नहीं फेंकी जाती तुम्हारी माँ से। मगर अब तुम हमारे स्टैंडर्ड का ध्यान रखो। एक दिन नीता वर्षा के साथ मार्केट गई। उसे ड्रेस से मैचिंग की चूड़ियां लेनी थी। नीता बड़ी दुकान में जाने लगी तो वर्षा रोकते हुए बोली, चलो अपन मंदिर वाली गली में चलते हैं, वहां सस्ती और सुंदर चूड़ियां मिलती हैं। मैंने कई सेट बनवाए थे शादी में वहां से। एक से एक वैरायटी है। रहने दो भाभी, आप और आपके सड़क साफ सेट। आप करती होगी रजवाड़ों की गलियों में शॉपिंग। मैं तो हमेशा शोरूम पर ही चढ़ती हूँ। स्टैंडर्ड है हमारा। मम्मी को पता चला तो मुझे घर से निकाल देगी। कहते हुए एसी शोरूम के अंदर चली गई। वर्षा को बहुत बुरा लगा। उससे ना कुछ कहा जा रहा था और ना ही कुछ सहा जा रहा था। बेइज्जती का पीकर रह गई। उसके बाद झूठी मुस्कान लिए चुपचाप नीता के पीछे चल पड़ी। वर्षा की शादी 1 महीने पहले ही सौरभ से हुई थी। सास नीता जो हर वक्त पैसे और स्टैंडर्ड की दोस्त जमाती रहती थी। वर्षा के मायके से आए हर सामान में कमी पैसे निकालती। सास की देखा देखी ननद भी पीछे नहीं हटती। हर रोज उसे उनसे कमतर मायके के ऊपर टीका टिप्पणी कर जलील किया करती। उसके पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, मगर घर में खाने वाले बहुत। ऊपर से वे घर के बड़े बेटे थे, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां अधिक थी। माँ एक कुशल गृहिणी थी, हमेशा हाथ खींचकर घर चलाती देती, पर कभी कमी नहीं होने देती। अपने दोनों बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलवाई, धूमधाम से अच्छी जगह शादी करी। और क्या चाहिए? मगर ससुराल में हर बार किसी ना किसी चीज को लेकर उसका मजाक उड़ाया जाता, रहन सहन पर तानों से जलील किया जाता। वर्षा को दुख तो बहुत होता, लेकिन करे क्या? नई शादी है, सास और ननद को दुश्मन भी नहीं बनाना चाहती थी। एक दिन सौरभ का फोन आया और वर्षा तैयार रहना, मेरा दोस्त और उसकी पत्नी अपने शहर आए हैं। शादी है उनके रिश्तेदारी में, मगर शॉपिंग यहीं से करना चाहते हैं। हम दोनों को भी चलना पड़ेगा। डिनर भी बाहर ही करेंगे। तुम तैयार रहना, मैं 6 बजे तक आता हूँ। वर्षा सुंदर इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनकर तैयार हो रही थी। तभी सास बोल पड़ी, कहाँ जा रही है तैयार होकर? मम्मी जी बताया ना, इनके दोस्त आ रहे हैं। अच्छा, मैंने सुना नहीं शायद। शायद। तो तुम तैयार क्यों नहीं हुई? साड़ी पहनो जरा। बाहरी वाली नई नवेली दुल्हन हो और वर्मा खानदान की बहू। बोलती तो ऐसी है जिसे देखकर अंबानी भी शर्मा जाए। वर्षा मन में सोचती है, मम्मी जी सौरभ क्या कहेंगे? उसको क्या पता है मैं क्या कह रही हूँ, बदलो। उसने तुरंत मन ना होते हुए भी साड़ी पहन ली, जिसे देखते सौरभ भड़क गया। ये क्या बहनजी वाली साड़ी पहन रखी है? तुम्हें कितनी बार बताया मेरे साथ अच्छे स्टाइल सूट पहन कर चला करो। मेरा दोस्त तुम्हें देहाती समझेगा। उनकी बीवियां इंजीनियर है, तुम्हारा तो कोई स्टैंडर्ड नहीं।
मेरी इज्जत की सोच लिया करो। तुम्हारा पति इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, थोड़ी उसकी भी रेपुटेशन बनाकर चला करो। कार चलाते चलाते बड़बड़ाए जा रहा था। इतना कुछ सुनने के बाद वर्षा की आंखें भर आई। कार में बैठ अपना सर पकड़ लिया और सोचने लगी, आखिर गलती होती कहाँ है? अभी कह दूं तो बुरी बन जाऊंगी, संस्कारहीन कहलाऊंगी। सहते सहते तो मेरा दम घुटता जा रहा था। पूरी जिंदगी ऐसे तानों के साथ कैसे निकाल पाऊंगी? दोस्त विनोद और उसकी पत्नी मिल गए। सब मिलकर मॉल के अंदर चले गए। दिशा ने उसकी साड़ी की बहुत तारीफ की, पूछा कि कहाँ से ली थी, मुझे भी चाहिए। तब वर्षा ने दिशा को बताया कि लोकल मार्केट में मॉल से ज्यादा सुंदर साड़ियाँ मिल जाती हैं, वो भी कम दामों में। फिर क्यों हम यहाँ पैसों की बर्बादी करना? ये सुनते ही सौरभ बोला, अरे भाभी जी, इसकी बातों में मत आइए, ये तो सड़क साफ सामान खरीदने में एक्सपर्ट है। हंसते हुए बोला। तभी वे लोग गहनों के शोरूम में पहुंचे। दिशा अंगूठी देख रही थी। उसने वर्षा को देख लेने को बोला। तब सौरभ बोल पड़ा, अरे भाभी जी, इतने बड़े शोरूम से लेने की औकात नहीं इसकी, वो गली में छोटे मोटे सुनारों पर जाएगी, तभी पसंद आएगी। एक बार फिर उसकी बेइज्जती करते हुए हंसते हुए बोला। वर्षा ने सोचा, जब लोगों की आदत ही पड़ जाए आपको बेइज्जत करने की, घर और बाहर दोनों जगह, वो भी बिना सोचे समझे, तब चुप बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब बहुत हुआ, अपने लिए बोल, आज नहीं बोली तो कभी नहीं बोल पाएगी। तभी वर्षा हिम्मत करके बोलती है, सही कहा आपने, सोने के आइटम तो कहीं पे भी ले सकती हूँ, पर डायमंड लेने मुझे यहाँ ही आना पड़ेगा। भैया जरा ये वो डायमंड की रिंग दिखाइए। कहते हुए एक अंगूठी पसंद कर ली। पतिदेव अब जरा इसका पेमेंट भी कर दीजिए। सौरभ जैसे काटो तो खून नहीं, अपने दोस्त और उनकी बीवी के सामने इतनी इज्जत स्टैंडर्ड की दुहाई दी तो मना भी तो नहीं कर सकता था, इसलिए 50,000 की रिंग उसे दिलवा दी। मगर मन ही मन गुस्सा तो बहुत था वर्षा पर। दिशा ही समझ गई थी, वर्षा ने ऐसे ताने कसने वाले पति को नहले पर दहला मारा था। उसने भी धीरे से वर्षा की पीठ थपथपा दी। घर पहुंचते ही सौरभ ने अपनी माँ को पूरी घटना बताई तो सुनीता जी तमक कर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का खर्चा करवाने की? तुम्हारी औकात है डायमंड पहनने की? मम्मी जी, आप भी कहती है ना कि मैं आपके स्टैंडर्ड की नहीं, तो आज से मैंने अपना स्टैंडर्ड बदल लिया। अब मैं नहीं करने वाली कोई बचत वचत, करूंगी सिर्फ खर्चा, क्योंकि मैं तो वर्मा खानदान की बहू हूं ना। स्टैंडर्ड मेंटेन करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आज से मॉल शोरूम से नीचे नहीं उतरने वाली और गोल्ड ज्वेलरी छोड़ डायमंड ही पहनूंगी। वहां खड़े सारे लोग, क्या सास ननद क्या पति, सब एक दूसरे को देख रहे थे। आखिर कब तक सहती रहती, कभी तो कहती। गलती उसकी ही थी जिसका सबक उन्हें मिल गया था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।